आज हम लोग पढ़ेंगे कलरव कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक की एक बहुत ही रोचक कहानी, जिसका शीर्षक है 3 सवाल। इस 3 सवाल कहानी के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। बच्चों, क्या आप जानते हैं लियो टॉल्स्टॉय कौन था? लियो टॉल्स्टॉय का जन्म सन 1828 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1910 ईस्वी में हुई थी। लियो टॉल्स्टॉय प्रख्यात रूसी लेखक थे। इन्होंने अनेक विश्व प्रसिद्ध कथा एवं उपन्यास लिखे, जिनमें मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार कहानी 3 सवाल। एक राजा था। वह बहुत समझदार और धुन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अखरती थी। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी न हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। अपने इन तीनों सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी इन 3 सवालों का उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही एक सही तरीका है। कुछ और लोगों का मानना था कि कार्य का समय निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्यों में समय नष्ट न करें। जो भी आसपास हो रहा हो उसी काम में लग जाएं। कुछ लोगों ने बताया, राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए। उनकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किया जाए। लेकिन कुछ और भी लोग थे। उनका कहना था, हर कार्य का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस्य में समय न बिताएं। जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर लें। किसी ने कहा कि कभी कभी सलाह लेने का समय ही नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए। इसीलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस वे जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था, राजा के लिए सलाहकार बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य को ज़रूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। कुछ लोगों ने ज्ञान विज्ञान को सबसे ज़रूरी कार्य बताया, तो कुछ ने रणनीति और किसी ने दान धर्म को। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना था कि पास के जंगल में वर्षों से एक साधु तप कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं।
उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने, कुछ अंगरक्षकों को साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिया। काफी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है? दूसरा, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है? मुझे किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? और तीसरा, यह कैसे पता लगे कि सबसे आवश्यक कार्य क्या है? मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। यह देख राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दे दीजिए, कुछ देर मैं खोद दूं। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी। खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गए। 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता। राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा। एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लिटाया। उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हो गया था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी बांधी, पर वह पट्टी खून से भीग गई। राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियां बदली, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी की चेतना लौटी तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे पिलाया। संध्या हो गई थी। हवा भी ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। वह आंखें बंद किए चुपचाप गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन सुबह उसकी आंख खुली। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है, वह उसे एकटक देखता रहा। धीमी आवाज में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी।
मैंने तभी आपसे प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। जब मैं आपको खोजता हुआ इधर आ रहा था, आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की पर मैं बच गया। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई है। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने सवालों का हल मांग रहा हूँ। साधु घुटनों के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया गया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं? तुम समझ नहीं सके? अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया न आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारियां तैयार न की होती और राह में यह आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास न रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे जरूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी न करते तो उसकी मृत्यु हो गई होती। इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे जरूरी कार्य था। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे जरूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरों के काम आए। इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। तो बच्चों, उम्मीद है कहानी बहुत आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यह कहानी लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। पहले ही मैं बता चुका हूँ कहानी की शुरुआत में है कि लियो टॉलस्टॉय एक प्रख्यात रूसी लेखक थे जिन्होंने वार एंड पीस नामक एक किताब भी लिखी है। और जो है उस किताब में उन्होंने एक वाक्य कहा है कि युद्ध की शुरुआत मनुष्य के मस्तिष्क से होती है। जंग की शुरुआत मनुष्य के मस्तिष्क से होती है। कथन भी लियो टॉलस्टॉय का ही है। यह लियो टॉलस्टॉय अनेक विश्व प्रसिद्ध कथा और उपन्यासों के लेखक थे और उन उपन्यासों और कथानकों में मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। तो बच्चों, आओ देखते हैं इस कहानी में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ। पहला शब्द है यथेष्ट। यथेष्ट शब्द आया हुआ है। यथेष्ट का मतलब होता है भरपूर, जितना चाहिए उतना। इसके बाद दूसरा शब्द है सलाहकार। सलाहकार शब्द का अर्थ होता है सलाह या राय देने वाला व्यक्ति। अंगरक्षक। अंगरक्षक मीन्स होता है सुरक्षा के लिए नियुक्त सिपाही। फिर होता है प्रतिशोध, बदला लेने की भावना से किया जाने वाला काम। और फिर है मन पसीज उठा, मन में दया का भाव उत्पन्न होना। और लास्ट वर्ड है इसमें रणनीति। रणनीति माने होता है युद्ध नीति, कि किस प्रकार से युद्ध की जाए। तो बच्चों,
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने और भी दोस्तों में और बच्चों में कक्षा 5 के अवश्य इसको शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।